Hello everyone, welcome to our HST YouTube channel for class 9th, The Dreams of Flying. तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका हमने पार्ट 1 में सस्पेंस पार्ट किया था एंड पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था वो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, बट ये एक स्टोरी की तरह कर रहे हैं हम। तो आप पार्ट 1 देखने के बाद पूरा पार्ट 2 देखना, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम स्टोरी को कैसे बिगिन कर रहे हैं। तो सस्पेंस पार्ट में हमने क्या किया था कि रूमर्स फैल गए थे, हमें ये पता चला था, लोगों ने मार्च किया था, बेस्टली का कमांडर बन गया था, फॉरेस्ट्रेस क्या था, द बेस्टली क्या है, और क्या कहते हैं कैसे आग लगी थी, आग नहीं लगी थी मतलब कैसे लोग फायर कर रहे थे, ओपन फायर था, आग लगने के लिए कमांड होने वाला था, ऐसे रूमर्स फैले थे। ये सब क्या हुआ था, आउटकम वो सब हमने देखना था, राइट। तो उसके बाद आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 2, यानी किंग कौन था। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि राजा के बारे की बात है, राजा के टाइम की हमने देखा था, तो अब राजा कौन था, क्या था, तो आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में ये सब। तो द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. In 1774, Louis XVI of Bourbon dynasty of the king ascends the throne of France. मतलब ये कह सकते हो 1774 में बर्बन डायनेस्टी का किंग कौन बना था, लुइस 16। He was of 20 years old, married to an Austrian princess Mary Antonie. तो क्या कह रहे हैं, जब वो 20 साल का था तब उसकी शादी हो गई थी, और उसकी शादी हुई थी एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से जिसका नाम है मेरी एंटोनी। अपॉन हिज एसेशन टू द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। जब वो नया राजा बना ही था तब उसने देखा कि जो उसका राज का खजाना होता है राज्य का, वो खाली होने की कगार पे था, बहुत खाली हो चुका था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर वॉज ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। तो मतलब क्यों खाली हुआ, बहुत सारे रीज़न थी, जैसे कि काफ़ी साल से उनके एक फाइनेंशियल रीजंस थी, जैसे कि added this was to the cost maintaining of extravagance of court and immenses of Versailles। मतलब वो राजा था तो वो महंगी चीज़ें यूज़ करेगा, तो उन सब के चीज़ों में वो पैसे ज़्यादा यूज़ कर लेता था। Under Louis XVI he was helping 13 colony of Britain अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ये कह रहे थे लुइस 16 जो था ना, फ्रांस को हेल्प कर रहा था, फ्रांस का जो किंग था ये हेल्प कर रहा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को कि वो इंडिपेंडेंस पा सके कॉमन एनिमी, जो कि उन दोनों का ही कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, उससे। द वॉर वॉज एडेड मोर $1 billion लिव्स ऑफ डेब्ट। मतलब उससे बहुत ज़्यादा डेब्ट होता है कर्जा, तो उन पर कर्जा भी चढ़ रहा था। तो फिर वो कर्जे को तो पूरा कर रहे थे, कैसे कर रहे थे वो भी देखेंगे हम। दे हैड ऑलरेडी राइजन अप मोर देन 2 billion लिव्स। मतलब उन्होंने कम से कम 2 billion लिव्स, क्या है लिव्स है वहाँ की करेंसी को लिव्र के नाम से जाना गया है, तो 2 billion लिव्र यूज़ कर लिए थे उन्होंने। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पैसा लगा रहे थे वो। Lenders who gave the state credit, जो उनको स्टेट क्रेडिट पे लोन देते थे, मतलब now begin charge 10% of interest। जो पहले उन्हें लोन देते थे उन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब वो चार्ज करते थे। So the French government was obliged to spread the increasing percentage of the budget of interest payments on a loan। तब उनके पास क्या ऑप्शन बचा कि जब वो उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ कर दी उन्होंने अपने बजट की, इंटरेस्ट पेमेंट्स की बजट उन्होंने बढ़ा दिया कि आप इस चीज़ में ज़्यादा पैसे लगाएंगे, जैसे कि टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज मेंटेनिंग द कॉस्ट ऑफ आर्मी। तो उन्होंने उनमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। तो उन्होंने क्या किया, मेंटेनिंग द आर्मी, कोर्ट्स, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट्स वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब इतने सारे टैक्स, मतलब इतना सारा उनको बढ़ाना पड़ रहा था, इंटरेस्ट वगैरह, और उन्हें अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ रहे थे। तो ऑफकोर्स इतना सब बढ़ रहा है तो वो अपने टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, तो स्टेट को अपने टैक्सेस भी बढ़ाने पड़े। येट इट वॉज इवन नॉट मेजर्ड वुड नॉट सफिस्ड। मतलब ये फिर भी नहीं सोचा गया था कि इतने बुरे हालात हो जाएंगे, उनको इतना टैक्स बढ़ा रहे थे, और टैक्स किसको पे करना पड़ रहा था वो भी देखते हैं।
फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 18th सेंचुरी इंटू 3 स्टेट्स। तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एंड ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैव टू पे द टैक्सेस। अब आप ये सोच सकते हो जो तीन स्टेट्स हैं तो उनमें से सिर्फ 1 स्टेट ही पैसा भर रही है, तो बाकी 2 का क्या है? तो वो 2 क्या कर रही है, उन 2 क्यों टैक्स नहीं भर रही है, अब वो पढ़ते हैं। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट्स वर इन द फेडरल सिस्टम दैट वाज डेटेड इन द मिडल एजेस। Old Regmine is used to describe the society of the institution before 1789। तो अभी क्या कह रहे हैं हमको कि जो फेडरल सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम होता है, मैं थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर शेयर करूँगी। अब आप मुझे ओल्ड रेगमाइन क्या होता है? एक पीरियड होता है 1789 से पहले का पीरियड जो है उसे हम ओल्ड रेगमाइन के नाम से जानते हैं। इन फिगर 2 शोज द सिस्टम हाउ वाज इट डिस्क्राइब। तो मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, ये है फिगर कि क्लर्जी, नोबिलिटी और रेस्ट ऑफ द ऑल पीपल, इन तीनों को हमने बांटा हुआ है एज अ नेम। क्लर्जी फर्स्ट, नोबिलिटी सेकेंड और रेस्ट ऑफ द पीपल थर्ड। मतलब स्टेट में क्या है, क्लर्जी क्या होते हैं, ये सब भी अब पढ़ते हैं हम आगे। अब देखो यहाँ पे आ गए हम। इसके बाद क्या है कि पीजेंट्स वॉज ओल्ड मेड। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो सिर्फ पीजेंट्स हैं। ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैज़ ओन्ड द लैंड कल्टिवेशन। जो लैंड कल्टिवेट करते थे वो सिर्फ कितने थे? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल थे। और अबाउट 60% ओन द लैंड, 60% लैंड ओन करते थे। बाकी सारे जो 90% में से लोग आते हैं, 90% का 60% के पास जो लैंड था वो नोबल्स के द्वारा ओन किया गया था। नोबल्स क्या होते हैं? जो कि सेकंड स्टेट है। अब उसमें कौन आते हैं ये भी पढ़ेंगे। पहले आप ये देखिए, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। तो क्या करते थे, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये लैंड था जो हायर अमाउंट में था, जो 60% है, वो नोबल्स, चर्च मेंबर्स यानी क्लर्जी और अदर रिचर मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, उन्हीं के द्वारा लिया गया था। तो अब देख सकते हो 60% लैंड तो उनके पास था। और द मेंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज़, तो मतलब आप ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे था। नोबिलिटी, चर्च और रेस्ट ऑफ द पीपल। क्लर्जी से पता चल रहा है, क्लर्जी जो है वो प्रीस्ट होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता है वो क्लर्जी होते हैं। पंडित जो चर्च को मेंटेन करते हैं। नोबिलिटी, किंग और किंग के रिलेटिव्स नोबिलिटी में आते हैं। थर्ड में रेस्ट ऑफ द पीपल आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ से इंजॉय कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस टू द स्टेट। मतलब ये टैक्स भी पे नहीं कर रहे इनका, तो ये है कि टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट पे करेगी। नोबल्स फर्दर एंजॉयज फेडरल प्रिविलेजेस। फेडरल प्रिविलेजेस मतलब होते हैं बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूडिंग फेडरल ड्यूज विच हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स से जो छीन लिए गए, पीजेंट्स के पास जो नहीं थे। Peasants were obliged to render services। मतलब वो सर्विसेज को कर रहे थे जो लॉर्ड के लिए थी, उनको वो करना पड़ रहा था, रेंडर करना पड़ रहा था उन सर्विस के लिए भी उन्हें, मतलब ऑब्लिज करना पड़ रहा था। टू वर्क इन दिस हाउसेज, अपने काम के लिए, बिल्डिंग के लिए, आर्मी के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए भी उनको क्या करना पड़ रहा था, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी फील्ड्स में काम करने के लिए। उनके पास इतना भी वो नहीं कर रखी थी प्रिविलेजेस। अभी क्या है, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस टिथ्स। अभी टिथ्स और टेल क्या होते हैं, टिथ और टेल्स हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि जो चर्च है, चर्च को जो टैक्सेस शेयर करे तो उन्हें टिथ कहते हैं। मतलब अब बताती हूँ आपको, 1/10 जो 1/10 होता है एग्रीकल्चर का जो भी निकल के आएगा, 1/10 कितना ही हो साल भर का पता नहीं, उसका जो 1/10 होगा ना वो चर्च को दिया जाएगा टू मेंटेन ऑल द चर्च नीड्स। फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैव टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट। टैक्सेस को थर्ड स्टेट के ऑल मेंबर्स टैक्स पे करते हैं। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्स,
टेल क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स जो सीधा स्टेट को दिया गया है, यानी ये लगा लो ये रेस्ट ऑफ द पीपल यानी थर्ड स्टेट है, ये डायरेक्ट जो स्टेट को दे रही है वो टैक्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि है ना विच वर लिव्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन, हर दिन की नीड के लिए जो यूज़ होते हैं, लाइक सॉल्ट और तंबाकू, ठीक है। और क्या है, द बर्डन ऑफ द फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द स्टेट वॉज अब्रोन, मतलब ये कह सकते हो जो भी बर्डन था पूरी स्टेट मतलब पूरी कंट्री को रूल करने के लिए जो भी बर्डन था वो किसके पास था, थर्ड स्टेट के पास, थर्ड स्टेट के पास, ठीक है। बर्डन कौन झेल रही थी, बस थर्ड स्टेट अकेली वो काम कर रही थी और कोई नहीं कर रहा था। तो अब आप दोबारा से एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि क्या पढ़ा हमने, कि फ्रेंच सोसाइटी के थ्रू एक किंग था जिसका नाम लुई 16 था, जो बर्बन डायनेस्टी का किंग था। 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोनी से। उसको जब वो राजा बना तो एम्प्टी ट्रेजर मिला। एम्प्टी ट्रेजर के भी काफ़ी सारे रीजंस थे कि उनकी वॉर चल रही थी और वो हेल्प कर रहे थे 13 करने को, मतलब वॉर चल रही थी, वो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में बहुत सारा पैसे लगा रहे थे, उनको कर्जा हो गया था। तो उसके बाद हमने देखा कि जो लेंडर्स थे वो भी 10% चार्ज कर रहे थे, उनका बजट बढ़ गया था, बजट बढ़ा तो टैक्सेस बढ़े, टैक्सेस कौन पे कर रहा था, सिर्फ थर्ड स्टेट। फिर स्टेट्स किस वे में डिवाइडेड थी वो भी हमने पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़ा ओल्ड रेगमाइन क्या होता है। 1789, ये याद कर लो, 1789 से पहले का MCQ में आ सकता है। 1789 से पहले का जितना भी टाइम पीरियड था उसको ओल्ड रेगमाइन के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेट है, 3 स्टेट थी, वो कैसे डिवाइडेड हैं कि सबसे ऊपर है क्लर्जी, फिर नोबैलिटी, फिर रेस्ट ऑफ द ऑल। क्लर्जी और नोबैलिटी अपनी बाय बर्थ प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था, ये उनके लिए सबसे अच्छी बात थी। लेकिन जो पीजेंट्स और अदर थर्ड स्टेट के थे उन्हें सिर्फ टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो ये कह सकते हो आप कि जो टैक्स थे वो पे कर रहे थे, तो पूरा जो बर्डन था स्टेट का वो किन पे था, थर्ड स्टेट पे। और टिथ वो टैक्स होता है जो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर जो कि चर्च को दिया जाता है, और टेल वो टैक्स है जो डायरेक्टली थर्ड स्टेट से सीधा स्टेट को दिया जाता है, थर्ड स्टेट से पूरी कंट्री के लिए जो होता है वो दिया जाता है। तो थैंक यू, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो या आपको हमारे लिए कोई भी बेनिफिट आपको लगता है कि हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं वो भी बताइए। पार्ट 1 देखकर पार्ट 2 देखना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हर पार्ट को स्टोरी की तरह लेकर चलना। इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, हिस्ट्री को कैसे कवर करना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको और भी कुछ है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, बहुत छोटा टॉपिक है, बड़े आसानी से हो जाएगा कवर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।